फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट चैप्टर ये आपका एक वीडियो में कवर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। तो इसमें आज हम 3rd चैप्टर को देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे इस चैप्टर में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कण परिमाप विश्लेषण, पार्टिकल साइज एनालिसिस, ये क्या होता है हमारा। इसमें हम सॉइल के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मृदा में उपस्थित विभिन्न परिमाप वाले कणों की अलग अलग मात्राएं ज्ञात करने की क्रिया को हम कण परिमाप विश्लेषण कहते हैं। जो मृदा में उपस्थित आपके विभिन्न परिमाप वाले कण होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग साइज के, तो उनकी अलग अलग मात्राएं ज्ञात करने की जो क्रिया होती है उसी को हम कण परिमाप विश्लेषण यानी कि पार्टिकल साइज एनालिसिस कहते हैं। संपूर्ण कण परिमाप विश्लेषण 2 चरणों में किया जाता है। जो ये हमारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग अलग करने की जो क्रिया होती है वो हमारा हो गया कण परिमाप विश्लेषण। और इनको हम 2 तरीके से 2 चरण में इनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो एक हमारा है सीव एनालिसिस, और सीव एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि सीव एनालिसिस के भी 2 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम सीव एनालिसिस को देखेंगे। पहला जो हमारा स्टेप है, मृदा में उपस्थित 75 माइक्रोन परिमाप तक के कणों का विश्लेषण चालनियों की सहायता से किया जाता है। तो ये जो चालनी विश्लेषण है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 75 माइक्रोन तक के जो कण होते हैं उनका विश्लेषण हम चालनी की मदद से कर सकते हैं। चालनियों द्वारा इससे महीन कणों का विश्लेषण व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। हालांकि IS चालनी 45 माइक्रोन तक के साइजों में उपलब्ध है। चालनी विश्लेषण भी 2 भागों में किया जाता है। तो जो 75 माइक्रोन तक के कण होते हैं उसका हम विश्लेषण चालनी से करते हैं, चालनी के द्वारा उनका संभव होता है। लेकिन उनसे जो छोटे कण होते हैं 75 माइक्रोन से, उनका विश्लेषण हम चालनी की मदद से नहीं कर सकते। चूँकि चालनी जो आपका है 45 माइक्रोन तक के साइजों में उपलब्ध है, लेकिन 75 माइक्रोन से छोटे जो कण हैं उनका विश्लेषण हम चालनी विश्लेषण की मदद से नहीं कर पाएंगे। उसका हम दूसरे जो इनका पार्ट है, दूसरा स्टेप है, उसमें हम करते हैं। तो देखिए, चालनी विश्लेषण के भी 2 भाग हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला हमारा है स्थूल चालनी विश्लेषण। तो स्थूल चालनी यानी कि कोर्स सिव एनालिसिस, ये क्या होता है, इस विश्लेषण में क्रमानुसार 100 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 75 mm माप की IS चालनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा स्थूल यानी कि कोर्स सिव एनालिसिस होगा। 2 तरह के पार्टिकल्स आपके मिल जाते हैं। तो एक आपका कोर्स होता है और एक आपका फाइन होता है। तो इनको अलग अलग करने का क्या प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, ये चालनियों का सेट हम यूज करते हैं। चालनियों का सेट आप जरूर याद रखिएगा जब भी चालनी विश्लेषण आपके एग्जाम में आता है सिव एनालिसिस। तो इसमें आपको लिखना होता है 100 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 75 mm माप की IS चालनियों का प्रयोग करते हैं हम किसमें, कोर्स सिव एनालिसिस में। दूसरा हमारा इसका स्टेप है फाइन सिव एनालिसिस, सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। तो इसमें हम किस चालनियों का सेट यूज करते हैं, तो इस विश्लेषण में क्रमानुसार 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन तथा 75 माइक्रोन की IS चालनियों का हम प्रयोग करते हैं सूक्ष्म चालनी विश्लेषण में। तो चालनियों का सेट आपको याद रखना है कि कोर्स में हम क्या यूज करते हैं चालनियों का सेट, और फाइन में हम क्या यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका चालनी विश्लेषण सिव एनालिसिस, जो आप 75 माइक्रोन तक के कणों के लिए करते हैं। अगर उससे छोटे अगर पार्टिकल्स है तो उसका हम कैसे करेंगे, विश्लेषण एनालिसिस कैसे करेंगे। तो दूसरा हमारा जो स्टेप है अवसादन विश्लेषण है। चालनी जो हमारा कण परिमाप विश्लेषण, उसके 2 स्टेप होते हैं, एक हमारा चालनी विश्लेषण, दूसरा हमारा अवसादन विश्लेषण, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, मृदा में उपस्थित 75 माइक्रोन से छोटे कणों का वितरण चालनी विश्लेषण से ज्ञात करना संभव नहीं है। इनका वितरण मृदा निलंबन में कणों के बैठाव की दर माप कर ज्ञात किया जाता है। यह प्रक्रिया अवसादन विश्लेषण कहलाती है और यह स्टोक के नियम पर आधारित है। तो जो 75 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं उनका हम एनालिसिस अवसादन विश्लेषण की मदद से करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस की मदद से करते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो चालनी आपका था, चालनी का सेट यहाँ पर दिखाया गया। जब भी एग्जाम में अगर आपका सिव एनालिसिस आता है तो उसमें ये सेट जरूर बनाइए। ये जो डायग्राम है ये आपका देखिए 100 mm, 63 mm, 20 mm, 10 mm, 457 mm, 2 mm पैन। नीचे सबसे नीचे हम पैन लगाते हैं और ऊपर हम इसका जो ढक्कन होता है उसको हम लगा देते हैं। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, ये चालनी में तो आप इसका सेट ऐसे ही लगाएंगे, पैन लगाएंगे, फिर इन जो भी साइज दी गई उस साइज को हम लगाएंगे सेट पर, और सबसे ऊपर जो भी हमारा पार्टिकल्स होगा उसको रख देंगे और इसको हम छान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्थूल चालनी के लिए है, कोर्स सिव एनालिसिस के लिए। और फाइन के लिए क्या है, फाइन के लिए हम क्या करते हैं, इसी के नीचे यानी कि इसके बाद हम ये सारी चालियों का यूज़ करते हैं फाइन के लिए। 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150, 75 और फिर हम इसके नीचे भी पैन यूज़ करते हैं। और 100 माइक्रोन स्केल टू आपका क्या होता है, 1 mm होता है।
माइक्रोन को अगर mm में चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो असाधारण विश्लेषण है स्टोक के नियम पर आधारित होता है। तो स्टोक का नियम भी आपको पढ़ना होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टोक का नियम क्या है। तो इसमें देखिए, स्टोक ने सन 1856 में निम्न नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को मृदा कणों के साइज का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो हम मृदा कणों का साइज का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और असाधारण विश्लेषण में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो स्थूल कण महीन कणों की अपेक्षा शीघ्र बैठते हैं। जो आपके स्थूल कण होते हैं महीन कणों की अपेक्षा शीघ्र बैठते हैं तथा निलंबन में कणों की बैठाव दर कण के साइज के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जो आपका v होता है, v प्रोपोर्शनल d स्क्वायर होता है। जो बैठाव की दर होती है वो आपकी क्या होती है, कणों के बैठाव की दर कण के साइज, जो ये d है आपका ना, d को हम कण का साइज बोलते हैं, पार्टिकल साइज इसको बोलते हैं, कण के साइज के वर्ग के समानुपाती होती है, इसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये हमारा बैठाव की दर है v और d हमारा पार्टिकल साइज है, इसके वर्ग के ये समानुपाती होती है, यानी कि v प्रोपोर्शनल d स्क्वायर। यही आपका है स्टोक का नियम, इसको आप याद रखिएगा। निलंबन में जो बैठाव की दर होती है निम्न पर आधारित होती है। किस पर? पहला हमारा मृदा कण परिमाप, यानी कि उसके साइज पर, मृदा कण आकार, उसके जो भी अगर हमारे सवाल के पार्टिकल हैं उनके शेप पर और उनकी डेंसिटी पर। तो ये 3 आपके पॉइंट है जिन पर ये बैठाव की दर होती है वो आपकी आधारित होती है। स्टोक के सिद्धांत से आपको एक फार्मूला मिलता है, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं एग्जाम में, v = 1/18 d स्क्वायर गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपन ईटा। तो बी आपका क्या है, बैठाव दर है, पहले भी आपको बताया गया, बी आपका बैठाव दर है, डी आपका पार्टिकल साइज है, मृदा कण का व्यास होता है ये डी उसको डी से डिनोट करते हैं, गामा एस आपका ठोस कणों का घनत्व, गामा डब्ल्यू आपका जल घनत्व और ईटा आपका श्यानता है। तो इस प्रकार से ये आपका स्टोक के सिद्धांत से फार्मूला आपको मिल जाता है। लेकिन मेन जो आपका यही है बी प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, ये आप जरूर एग्जाम में लिखिए कि जो बैठाव की दर होती है कणों के साइज के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी परिमाण। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रभावी परिमाण यानी कि इफेक्टिव साइज क्या होता है? मृदा का प्रभावी परिमाण का अर्थ उस चालनी के छिद्रों की माप या mm से होता है, जो माप होती है वो mm में होती है और उससे ही होता है। यानी कि जो चालनी हम प्रयोग करते हैं एनालिसिस में, उसमें क्या होता है, जो चालनी के छिद्र जो होल होते हैं चालनी में, उनका जो माप होता है, छिद्रों की जो माप होती है mm में होती है और उसी से मतलब होता है इनका जो इफेक्टिव साइज। मृदा का प्रभावी परिमाण का अर्थ उसी चालनी के छिद्रों की माप से ही होता है। जैसे मान लीजिए आपको बताया जा रहा है कि मृदा का प्रभावी परिमाण इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि उस चालनी के छिद्र की माप इतनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मृदा का प्रभावी परिमाण है 10 mm, तो 10 mm का क्या मतलब होगा कि जो चालनी हम यूज कर रहे हैं उस चालनी में जो होल है उस होल की माप है 10 mm। इसी के आधार पर हम इसका प्रभावी परिमाण बताते हैं। तो आगे देखिए, ये जो 3 टर्म है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप जरूर से जरूर इसको तैयार करके जाइए। इफेक्टिव जो साइज है D10 आपका क्या होता है, देखिए D को हम कण साइज, कण परिमाप बोलते हैं, जो आपका पार्टिकल साइज होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया साइज और इसके साथ जो 10 लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। D10 का आपका अर्थ पूछ लेता है एग्जाम में कि जैसे टिप्पणी में दे देगा D10 D30 D60 का क्या मतलब है, इसको आप समझाइए। तो D10 का अर्थ सब बहुत अच्छे समझिएगा इसको। इसका अर्थ मृदा प्रतिदर्श में सूक्ष्म कणों का भार 10% तथा स्थूल कणों का भार 90% है। D10 का मतलब क्या है, जो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है उसका मतलब है कि इसका अर्थ मृदा प्रतिदर्श में सूक्ष्म कणों का भार, यानी कि ये जो है आपका है सूक्ष्म कणों का भार इसके साथ दिया हुआ है। बाकी जो 100% हम मानते हैं तो 100% में से जितना ये दिया गया है इतना हम माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा वो आपका स्थूल कणों का भार होता है। यानी कि जो साथ में दिया है वो सूक्ष्म कणों का भार है, बाकी 100 में से इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा आपका वो स्थूल कणों का भार होगा। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसका अर्थ मृदा प्रतिदर्श में सूक्ष्म कणों का भार 10% तथा स्थूल कणों का भार 90% है। ये 90 कहाँ से आता है, 100 में से हम 10 को माइनस करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। D30 आपका क्या है, इसका अर्थ मृदा के कुल भार में 30% कण सूक्ष्म है। यानी कि मान लीजिए टोटल हम जो सीव एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल साइज लेते हैं उसमें आपके दोनों तरह के होते हैं, पार्टिकल साइज कोर्स एंड फाइन दोनों होते हैं। तो इसमें हम क्या, जब भी हम इनका कण परिमाप ये D10 D30 से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 30% आपका सूक्ष्म कण है, ठीक है। कुल भार में अगर हम 100% लिए हैं तो 30% इसमें सूक्ष्म कण है और 100 में से 30 माइनस करते हैं तो 70% आपका बचता है। तो 70% क्या होगा, स्थूल कणों का भार होगा। जो इसके साथ लिखा हुआ है सूक्ष्म कणों का भार है और बाकी जो 100 में से इसको जब माइनस करते हैं तो हमारा स्थूल कणों का भार होता है। D60 का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ सूक्ष्म कणों का मान कुल भार का 60% है।
तो ये हो गया हमारा फाइन, जो हमारा पार्टिकल्स है उसके साइज ये हो गए, यानी कि इतना % आपका सूक्ष्म कणों का भार है, बाकी हमारा 90% स्थूल कणों का भार होगा। इसमें 30% सूक्ष्म कणों का भार है, बाकी 70% हमारा स्थूल कणों का भार है। इसमें 60% सूक्ष्म कणों का भार है, बाकी 40% आपका स्थूल कणों का भार है। तो ये आपका इफेक्टिव साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणांक, कोफिशियंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोफिशियंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है? तो एलन हाइजन के अनुसार दो गुणांक प्राप्त किए जाते हैं, दो तरीके के। एक तो हमारा होता है समानता गुणांक, जिसको हम यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। पहला हमारा ये है, इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम दूसरे को देखेंगे। तो ये हमारा होता है समानता गुणांक, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। तो इसी के नाम से हम इसको सी यू से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट, सी आपका कोफिशिएंट को डिनोट करता है, यू आपका यूनिफॉर्मिटी को। तो इसको हम सी यू से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। यह मृदा में D60 और D10 का अनुपात है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, D10, D30, D60। तो यही आपका, यह मृदा में क्या होता है, समानता गुणांक क्या होता है कि D60 और D10 का अनुपात होता है। D60/D10, C=D60/D10, आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समानता गुणांक आप याद रखिएगा किसको हम बोलते हैं। समानता गुणांक को हम CU से प्रदर्शित करते हैं। समान कणों वाली मृदा में CU का मान 1 होता है तथा सुवर्गीय मृदा के लिए 1 से अधिक होता है। तो जो समान कणों वाली मृदा होती है, जिसके पार्टिकल समान होते हैं, उसके लिए आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का मान 1 होगा। और जो सुवर्गीय वेल ग्रेडेड सॉइल होंगे उनके लिए आपका 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट क्या है इसमें कोफिशिएंट में। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट था, गुणांकों को निम्न भांति भी दर्शा सकते हैं। जो 3 प्रकार की आपकी मृदाएं होती है, ये होती क्या, आगे अभी हम इसी में डिटेल देखेंगे कि ये आपकी समवर्गीय मृदा किसे कहते हैं, कुवर्गीय मृदा किसे कहते हैं, पुअरली ग्रेडेड और आपका वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है। तो इस प्रकार से जो समवर्गीय मृदा होगी उसके लिए जो समानता गुणांक होगा वो आपका 1 से 5 के मध्य में होगा। अगर 1 से 5 के मध्य में समानता गुणांक मिलता है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉइल है समवर्गीय सॉइल है। नेक्स्ट हमारा है कुवर्गीय मृदा। तो इसके लिए समानता गुणांक 5 से 15 तक होता है। अगर समानता गुणांक की वैल्यू आपको 5 से 15 तक मिल रही है तो इसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, C= क्या होता है, D60/D10 होता है। तो उसकी वैल्यू अगर 5 से 15 के बीच में आ रही है तो आप बता सकते हैं कि ये जो सॉइल है किस प्रकार की सॉइल है, कुवर्गीय मृदा होगी, पुअरली ग्रेडेड। नेक्स्ट हमारा सुवर्गीय मृदा। तो समानता गुणांक 15 से अगर अधिक होता है तो हमारी होती है सुवर्गीय मृदा। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा जो कोफिशिएंट है वो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता गुणांक। तो ये दोनों कोफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपको इसके पहले इफेक्टिव साइज बताएंगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। यह मृदा की आकृति को दर्शाता है। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, वक्रता गुणांक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। सी आपका कर्वेचर को और सी आपका कोफिशिएंट को डिनोट करता है। ये आपका क्या करता है, मृदा की आकृति को दर्शाता है, इसे हम सी से प्रदर्शित किया जाता है। यह D30 के वर्ग एवं D10 और D60 के गुणनफल का अनुपात होता है। D30 का वर्ग करेंगे और D60 to D10 का जो गुणनफल होगा उसका ये अनुपात होता है, यही हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, CC=D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10, ये फार्मूला होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कुवर्गीय मृदा के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता गुणांक 1 से कम होता है। अगर 1 से कम आपका ये वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, जो सॉइल है कुवर्गीय मृदा है। अगर CC का मान आपका 1 से 3 के बीच में है तो 1 व 3 के बीच में, इसकी वैल्यू अगर 1 व 3 के बीच में आती है तो जो आपकी सॉइल होगी सुवर्गीय होगी। और CC का मान क्रमशः 4 व 6 से अधिक अगर आता है तो जो सॉइल होगी वो आपकी रेत एवं ग्रेवल कहलाएगी। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर लिमिट दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक अगर इनकी वैल्यू आती है तो किस प्रकार की सॉइल होगी। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, दो आपके कोफिशिएंट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके बार बार आ रहे हैं, सुवर्गीय मृदा, समवर्गीय मृदा, कुवर्गीय मृदा, ये होते क्या है। तो इसका भी डिफिनेशन देख लीजिए। जो सुवर्गीय मृदा होती है उसको हम वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। इसमें छोटे से बड़े सभी प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो सुवर्गीय मृदा होगी उसमें क्या होंगे, छोटे से बड़े सभी प्रकार के कण उसमें उपस्थित होंगे। दूसरा हमारा क्या है, कुवर्गीय मृदा यानी कि पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी विशेष प्रकार के साइज के कण उपस्थित होते हैं और कुछ साइज के कण अनुपस्थित रहते हैं। तो किसी एक विशेष प्रकार के साइज के कण ही इसमें उपस्थित रहेंगे और कुछ अनुपस्थित भी रहते हैं। इसमें समवर्गीय क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो इसमें अधिकतर कण एक ही परिमाण के उपस्थित रहते हैं। इसमें मैक्सिमम जो आपके पार्टिकल होते हैं वो एक ही परिमाण के उपस्थित रहते हैं।
हैं तो ये हमारा होता है समवर्गीय मृदा। तो इस प्रकार से सुवर्गीय मृदा, वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल और आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ये क्या होता है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अटरबर्ग की सीमाएं। अटरबर्ग लिमिट्स भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो ये सीमाएं क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। सन 1911 में स्वीडन के कृषि वैज्ञानिक अटरबर्ग ने द्रव से ठोस तक की मृदा अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। द्रव से ठोस तक की जो मृदा की अवस्थाएं होती है, जैसे कोई भी सॉइल आपका द्रव अवस्था में है तो ठोस अवस्था में अगर पहुंचती है को 4 अवस्था में विभाजित किया। इन अवस्थाओं में भेद करने के लिए उसने जलांश के संदर्भ में कुछ स्वैच्छिक सीमाएं निर्धारित की जो सघनता सीमाएं कहलाती है। इन सीमाओं के आविष्कारक के नाम पर इन्हें अटरबर्ग सीमाएं भी कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल मात्रा के अनुसार मृदा की निम्न 4 अवस्थाएं हो सकती है। तो अटरबर्ग की जो लिमिट्स है इसमें आपको बताया गया कि जो द्रव से ठोस तक की जो मृदा की अवस्थाएं होती है इसको ये 4 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया। और इन अवस्थाओं में अंतर दिखाने के लिए कैसे हम समझेंगे कौन सी अवस्था क्या है, इनमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने जलांश के संदर्भ में कुछ स्वैच्छिक सीमाएं निर्धारित की जिसको हम सघनता सीमाएं, कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। और इन सीमाओं के आविष्कारक के नाम पर ही क्या होगा कि इन्हें अटरबर्ग सीमाएं हम कहते हैं। जो लिमिट्स हमको मिली उसको हम अटरबर्ग लिमिट्स के नाम से जानते हैं। और मृदा में उपस्थित जल मात्रा के अनुसार मृदा की निम्न 4 अवस्थाएं हो सकती है। जो जल की मात्रा उसमें उपस्थित होती है मृदा में, कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, तो उसके आधार पर इसके 4 पार्ट्स में ये 4 अवस्थाएं इनकी होती है। पहला हमारा है ठोस अवस्था जिसको हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। दूसरा हमारा है अर्ध ठोस अवस्था जिसको हम सेमी सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तीसरा हमारा सुगठे अवस्था, प्लास्टिक स्टेट। और फिर हमारा है द्रव अवस्था जिसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तो जो उसमें जल की मात्रा उपस्थित होती है सॉइल में उसके आधार पर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके स्टेट अलग अलग होते क्या है तो इसको भी हम देख लेते हैं आपके क्या स्टेट क्या होते हैं। देखिए पहला आपका है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से आप देख लीजिए, ये आपको वाटर कंटेंट दिखाया गया है परसेंटेज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर WS, WP, WL आपका दिखाया गया है। द्रव सीमा, प्लास्टिक सीमा और जो भी आपकी लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है और श्रिंकेज लिमिट है इसको दिखाया गया है। ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, लिक्विड लिमिट हो गया। ये आपका इनका आयतन दिखाया गया श्रिंकेज का, प्लास्टिक का, लिक्विड का। तो यहाँ पर आपका जो ये सीमा है आपकी WS से ये VS के बीच में हमारा होगा सॉलिड स्टेट। और यहाँ पर जब आपका WP से और VP के बीच में होगा ये हमारा है सेमी सॉलिड स्टेट। BL से और WL के बीच में है तो आपका प्लास्टिक स्टेट। और इनसे अलग है, इनसे बाहर है तो हमारा होगा लिक्विड स्टेट। इनके बाद वाला जो स्टेट होगा हमारा लिक्विड स्टेट होगा। तो यानी कि सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और हमारा लिक्विड स्टेट। यहाँ पर आपके मृदा की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है। सघनता सीमाओं, विभिन्न अवस्थाओं में सघनता सीमाओं को दिखाया गया यहाँ पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक स्टेट हमारा क्या होता है। ठोस अवस्था जो हमारी क्या होती है सॉलिड स्टेट, इसमें मृदा ठोस की तरह व्यवहार दर्शाती है। इसमें जलांश शून्य सामर्थ्य अधिक होती है। तो इसमें क्या होगा, जल की मात्रा जो उपस्थित होती है उन्हीं के आधार पर हम इनके अलग अलग अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं। तो जो ठोस अवस्था होगी उसमें हम जलांश देखेंगे, जलांश क्या होगा आपका शून्य होगा और सामर्थ्य इसकी क्या होगी अधिक होगी। तो ये हमारी ठोस की तरह व्यवहार करती है इसमें मृदा हमारे, जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। दूसरा हमारा है अर्ध ठोस अवस्था। तो इसमें ठोस अवस्था से जलांश कुछ अधिक होता है। पहले भी आपको बताया गया कि जो अटरबर्ग की सीमाएं हैं उसमें हम जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था तक की जो सीमा होती है उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। और उसमें अलग अलग डिफरेंस दिखाने के लिए कैसे हम किस आधार पर इनकी अवस्थाओं को समझेंगे तो उसके लिए जलांश का प्रयोग किया। तो वही जलांश के माध्यम से हम इनको देखेंगे कि ठोस अवस्था में जलांश की मात्रा कितनी होती है, अर्ध ठोस में कितनी होती है, तो इसी से हम इनको समझ पाएंगे। तो अर्ध ठोस में आपका क्या था कि इसमें ठोस अवस्था से जलांश कुछ अधिक होगा। ठोस में तो जलांश होता ही नहीं है और इसमें क्या होगा उससे थोड़ा अधिक होगा, यानी कि इसमें कुछ न कुछ जलांश आपका होगा। मृदा संतृप्त होती है, वायु नहीं रहती है, पानी अधिक होता है आपका। तो ये हमारा हो जाता है अर्ध ठोस अवस्था। नेक्स्ट हमारा है सुगठे अवस्था, प्लास्टिक स्टेट। तो इस अवस्था में मृदा को इसमें दरारें पड़े बिना किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस अवस्था में मृदा से मूर्तियां या मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। इसमें पानी की मात्रा अर्ध ठोस अवस्था से अधिक होती है। तो ये जो आपका सुगठे अवस्था है, तो जो प्लास्टिक स्टेट है इसमें क्या होता है कि जो अर्ध ठोस अवस्था में पानी की मात्रा जितनी होती है, ठोस में तो बिल्कुल नहीं होती है, अर्ध ठोस में थोड़ी सी अधिक होती है उससे, और अर्ध ठोस से प्लास्टिक स्टेट में अधिक होती है। जो आपकी पानी की मात्रा प्लास्टिक स्टेट में होगी सुगठे अवस्था में, तो अर्ध ठोस में जितनी पानी थी उससे अधिक होगी। और इसमें इतनी पानी होती है प्लास्टिक स्टेट में कि हम जो मृदा होगी उससे बिना उसमें दरारें पड़े उसको किसी भी आकार में हम डाल सकते हैं। जो प्लास्टिक स्टेट होता है उसमें हम साल को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं और इसमें कोई दरारें वगैरह नहीं पड़ती, इतनी पानी
पानी की मात्रा इसमें होती है। और इसी अवस्था में हम क्या करते हैं, मृदा से मूर्तियाँ वगैरह मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो आपको जब ये एग्जाम्पल के तौर पर मूर्ति और मिट्टी के बर्तन बनाते हुए आप देखे होंगे, तो वहाँ पर जो अवस्था होती है, जो सॉइल की अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं सुगठ्य अवस्था, प्लास्टिक स्टेट। इसी स्टेट में इसमें जितनी मात्रा होगी उसी से हम कोई भी आकार में इसको ढाल सकते हैं। तो इसी में हम कोई भी चीज़ें बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लास्टिक स्टेट। इसमें इतनी पानी की मात्रा होना चाहिए कि इसमें हम किसी भी आकार में बिना दरारे पड़े ढाल लें। नेक्स्ट हमारा है द्रव अवस्था। तो इस अवस्था में अपरूपण सामर्थ्य नगण्य होती है, मृदा द्रव की तरह व्यवहार करती है, इसमें पानी की मात्रा सुगठ्य अवस्था से अधिक होती है। तो जो आपकी प्लास्टिक स्टेट थी, अब इसके पहले वाली जो स्टेट थी उससे अधिक होगी इसमें पानी की मात्रा द्रव अवस्था में। और इसमें क्या होगा कि अपरूपण सामर्थ्य जो होती है आपकी नगण्य होती है और मृदा द्रव की तरह इसमें व्यवहार करने लगती है। जो आपका वाटर होता है, इसमें क्या होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक स्टेट में इतनी मात्रा थी कि उसको हम किसी भी आकार में बिना दरारे पड़े ढाल ले रहे थे। और उससे अगर अधिक पानी की मात्रा मिलाएंगे तो बिल्कुल द्रव की तरफ बहने लगेगी। तो ये हमारी हो जाती है द्रव अवस्था। अब जो आपको फिगर में दिखाया गया VL, VP, VS, WS, WP, WL, ये होता क्या है। तो VL आपका क्या होगा, द्रव सीमा में आयतन होगा। VP आपका क्या, V आपका वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, L आपका लिक्विड लिमिट को, P आपका प्लास्टिक लिमिट को, S आपका श्रिंकेज लिमिट को। तो VP आपका क्या होगा, सुगठ्य सीमा में आयतन, और VS आपका क्या हो जाएगा, संकुचन सीमा में आयतन। और इसमें आपका W आपका देखिए, WS इक्वल टू संकुचन सीमा यानी कि श्रिंकेज लिमिट, WP आपका प्लास्टिक लिमिट, WL आपका द्रव लिक्विड लिमिट। तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सघनता सीमाएं निम्न 3 है। इसमें हमारा सघनता सीमाएं भी यूज होती है टर्बन लिमिट में। तो सघनता सीमाएं आपकी कौन कौन सी होती है, पहली हमारी होती है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। अभी हम स्टेट को देख रहे थे, इसके पहले अवस्था को देख रहे थे कि लिक्विड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट क्या होता है। तो अभी हम सघनता सीमाओं को जब देख रहे हैं तो इसमें हम इनकी लिमिट को देखेंगे कि जो आपकी लिक्विड लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसी पर आधारित है ये भी। यह द्रव अवस्था सुगठ्य अवस्था के मध्य की सीमा है, इसे हम WL से दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट और सुगठ्य अवस्था है, इनके मध्य की जो सीमा होती है ये वाली, इसी को हम द्रव सीमा बोलते हैं और इसको हम WL से दर्शाते हैं। तो इनके बीच की जो सीमा है ये हमारी ये लिक्विड लिमिट हो गई। और फिर प्लास्टिक लिमिट से और सेमी सॉलिड के बीच की जो सीमा होगी वो हमारी हो जाएगी प्लास्टिक लिमिट, ये WP। और सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट के बीच की जो सीमा होगी, ये वाली जो सीमा है, ये हमारी क्या थी, सीमा थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर WS आपकी संकुचन सीमा, सुगठ्य सीमा, द्रव सीमा। तो ये लिमिट है। तो इनके बीच की जो लिमिट है ये हमारी लिक्विड लिमिट हो गई, इनके बीच की जो लिमिट है हमारी प्लास्टिक लिमिट हो गई, इनके बीच की जो लिमिट है हमारी श्रिंकेज लिमिट हो गई। तो यहीं से ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो ये तीनों आपके लिमिट क्लियर हो गए होंगे। द्रव सीमा, ये द्रव अवस्था है, सुगठ्य अवस्था के मध्य की सीमा है, इसे WL से दर्शाते हैं। जब आप वो फिगर अगर बना लिए पहले से, जो आपको सघनता सीमाओं के बारे में बताया गया था, जो अभी फिगर बताया गया था, अगर वो फिगर बनाए हैं तो ये लिमिट आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप बता सकते हैं। सुगठ्य सीमा क्या होती है, ये सुगठ्य अवस्था एवं अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा होती है, इसे हम WP से दर्शाते हैं। और संकुचन सीमा क्या होती है, अर्ध ठोस अवस्था एवं ठोस अवस्था के बीच की सीमा है, इसे हम WS से दर्शाते हैं। तो ये आपकी हो गई लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स, जो आपकी प्रमुख सूचकांक है उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से सूचकांक आपके होते हैं, उनका फार्मूला क्या होता है, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। तो सुगठ्यता सूचकांक जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लिमिट को पढ़े, स्टेट को पढ़े, अभी हम इंडेक्स को पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड। तो सुगठ्यता सूचकांक आपका क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, द्रव सीमा व सुगठ्य सीमा के अंतर को ही हम सुगठ्यता सूचकांक कहते हैं, इसे हम IP से दर्शाते हैं। I आपका इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, P आपका प्लास्टिसिटी को। तो द्रव सीमा और सुगठ्य सीमा, जो आपकी द्रव सीमा होती है और सुगठ्य सीमा होती है, इसके अंतर को ही सुगठ्यता सूचकांक बोलते हैं। ये जो आपकी लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, इनका जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे सुगठ्यता सूचकांक। नेक्स्ट हमारा है संकुचन सीमा। तो श्रिंकेज लिमिट आपकी क्या होगी, सुगठ्य सीमा व संकुचन सीमा के अंतर को हम संकुचन सूचकांक कहते हैं, इसे हम IS से दर्शाते हैं। और ये हमारा IS इक्वल टू होता है WP माइनस WS, इसमें हमारा था WL माइनस WP। तो इसमें क्या होगा, WP माइनस WS होगा, ठीक है। उसमें क्या था, पहले वाले में आपका WL माइनस WP था, यानी कि ये WL हो गया, WP। इनका जो डिफरेंस है वही हमारा हो जाएगा IP, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा IS, WP माइनस WS संकुचन सूचकांक। नेक्स्ट हमारा है सघनता सूचकांक, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो द्रव सीमा व जलांश में अंतर तथा सुगठ्यता सूचकांक के अनुपात को सघनता सूचकांक कहते हैं, इसे हम IC से दर्शाते हैं। तो द्रव सीमा और जलांश, जो द्रव सीमा आपकी होगी और जो जलांश होगा, इनका डिफरेंस, और जो आपका सुगठ्यता यहाँ पर देखिए द्रव सीमा और
जलांश में अंतर तथा सुगठितता सूचकांक के अनुपात, जो सुगठितता सूचकांक था आईपी था आपका, उनका जो अनुपात है आईपी, इस ये हमारा क्या हो जाएगा, सघनता सूचकांक हो जाएगा। तो ये आपके 3 तरह के यहाँ पर इंडेक्स बताए गए हैं। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कण परिमाप वर्गीकरण पद्धतियाँ। जो ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम होती है वो कौन कौन से सिस्टम होती है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कण परिमाण वर्गीकरण पद्धतियाँ, इस पद्धति में वर्गीकरण मृदा कणों के परिमाण के आधार पर किया जाता है। इसकी मुख्य पद्धतियाँ निम्न है। तो जो ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन होता है तो इसके अलग अलग इनकी वर्गीकरण प्रणाली है। इसमें आपका फर्स्ट क्या है, यूएस ब्यूरो की गठनात्मक वर्गीकरण प्रणाली, दूसरा हमारा एमआईटी वर्गीकरण प्रणाली, तीसरा हमारा यूएस ब्यूरो मृदा वर्गीकरण प्रणाली, फिर हमारा एएसटीएम मृदा वर्गीकरण प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्गीकरण प्रणाली और भारतीय मानक वर्गीकरण प्रणाली। तो सभी आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन नाम आप याद रखिए कौन कौन से इनकी क्लासिफिकेशन इसके सिस्टम होते हैं, किसी सिस्टम से हम इनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो गठनात्मक वर्गीकरण प्रणाली है, इसमें हम क्या होता है कि मृदा के गठन का अर्थ उसका मोटा अथवा महीनपन तथा प्रत्येक की मात्रा से है। जो भी उनके मोटा और महीनपन होता है, यानी कि आपका जो भी कोर्स होता है और फाइन होता है, और उनकी जो क्वांटिटी होती है उससे इनका मतलब होता है, इनका अर्थ होता है। इस प्रकार पूर्णतः मृदा के कणों के परिमाण के आधार पर किया गया वर्गीकरण गठनात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो जो मृदा के कणों के परिमाण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है उसी को हम गठनात्मक वर्गीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एमआईटी वर्गीकरण प्रणाली। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे हम फिगर बना सकते हैं उसका। और ये हमारा गठनात्मक वर्गीकरण प्रणाली का ये डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिल्ट का परसेंटेज दिखाया गया है और इधर आपका सैंड का परसेंटेज दिखाया गया है, इधर आपका क्ले का परसेंटेज दिखाया गया है। तो ये हमारी ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी क्ले वाली लाइन है। इसके जस्ट समानांतर जो है ये आपकी सिल्ट वाली लाइन होगी, और ये वाली आपकी ये जो इसके समानांतर है हमारी सैंड वाली लाइन होती है। और इसी को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिए। सिल्ट क्या होगा, सिल्टी लोएम क्या होगा, लोएम क्या होगा, सैंडी लोएम क्या होगा, आपका लोएम सैंड क्या होगा, सैंड है ये आपका यहाँ पर सैंडी क्ले लोएम, ये आपका सैंडी क्ले हो गया, ये आपका क्ले है, ठीक है, ये आपका सिल्टी क्ले है। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर लिए हैं। तो यही हमारा होता है गठनात्मक वर्गीकरण चार्ट। इसमें क्या होता है कि जो मोटे और महीन यानी कि कोर्स एंड फाइन होते हैं, और उसमें जिनकी मात्रा जितनी होती है उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं गठनात्मक वर्गीकरण प्रणाली। नेक्स्ट हमारा जो है एमआईटी वर्गीकरण प्रणाली। तो ये क्या होता है, इस प्रणाली में मृदा के कणों के परिमाण के आधार पर निम्न समूहों में बांटा गया है। तो जो कणों का इनका परिमाण होता है, जो साइज होती है, उनके आधार पर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारा देख सकते हैं पहला हमारा इस प्रकार से हम कुछ ऐसे फिगर बना लेते हैं। हमारा क्ले है और इसकी साइज दिखाई गई है। सिल्ट है, सिल्ट में आपके 3 तरीके के होंगे, फाइन, मीडियम और कोर्स। सैंड आपका है, सैंड में भी फाइन, मीडियम, कोर्स और ग्रेवल। तो इनकी साइज हम कैसे बता पाएंगे। क्ले की साइज आपकी क्या होती है 0.00, ये आपका देख सकते हैं, इससे कम होगी क्ले की साइज 0.0002 से, ठीक है। सिल्ट आपका क्या है, सिल्ट की 3 तरह की साइज है, एक आपका फाइन है, फिर मीडियम है, फिर कोर्स है, फिर आपका सैंड का भी फाइन, मीडियम, कोर्स और ग्रेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका 0.006 फाइन, फिर ये आपका 0.002 मीडियम, फिर 0.06 आपका कोर्स। और सैंड के लिए आपका क्या होगा, इनके बीच का जो आपका साइज होगा वो फाइन के लिए होगा, इनके बीच का साइज आपका मीडियम के लिए होगा, और इनके बीच का साइज आपका कोर्स के लिए होगा। और 2 mm से अगर अधिक है साइज तो हमारी क्या होगी, ग्रेवल होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी था, इनके जो बीच की साइज होगी 0.002 से 0.006 तक। तो ये हमारी फाइन सिल्ट कहलाएगी, ये हमारी मीडियम सिल्ट कहलाएगी, ये हमारी कोर्स सिल्ट कहलाएगी, ये हमारा फाइन सैंड होगा, ये हमारा कोर्स फाइन मीडियम सैंड होगा, ये हमारा कोर्स सैंड होगा। अगर 2 से अधिक है तो हमारा ग्रेवल कहलाएगा, अगर 0.0002 से कम है तो हमारा क्ले कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है एमआईटी वर्गीकरण प्रणाली। तो इसी प्रकार से जो भी आपके और भी इसमें सिस्टम दिए गए हैं उनका भी ऐसे डायग्राम बनाकर हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, भारतीय मानक। तो इस पद्धति में विभिन्न प्रकार की मृदाओं को मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित किया गया है। जो मृदाएं होती है उसको हम 3 खंड में इसमें डिवाइड करते हैं। पहला आपका स्थूल कड़ी मृदाएं, सूक्ष्म कड़ी मृदाएं और उच्च कार्बनिक मृदाएं। तो ये होती क्या है, स्थूल कड़ी कोर्स जो आपके
कोर्स आपकी सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल, तो इस श्रेणी में वे मृदाएं आती हैं जिनका 50% से अधिक भाग IS 75 माइक्रोन चालनी पर रुक जाता है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं स्थूल कड़ी मृदा, जिसमें हम कोई भी अगर 100% कोई भी सॉइल सैंपल ले रहे हैं और उसके हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें 50% से अगर अधिक भाग आपका 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाता है, तो यानी क्या है, उसमें जो मोटे कण वाली मृदाएं आपकी ज़्यादा है तभी तो उस पर रुक गया। अगर महीन होती तो पास हो जाती, तो अगर ज़्यादा आपकी रुक जाती है तो हमारा स्थूल कड़ी मृदाएं होंगी। अगर ज़्यादा आपकी पास हो जाती है, 50% से अधिक अगर पास हो जाएगा 75 माइक्रोन की चालनी से, तो उसको हम बोलेंगे सूक्ष्म कड़ी मृदाएं। और उच्च कार्बनिक मृदाएं आपकी क्या होंगी? इन मृदाओं में रेशेदार कार्बनिक पदार्थ जैसे पिट तथा विघटित वानस्पतिक पदार्थ काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें वानस्पतिक पदार्थ वगैरह मिले रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे मृदाएं जिनमें घोंघे, कंकर, राख आदि और मृदा पदार्थ काफ़ी मात्रा में होते हैं, उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये हमारी होती है उच्च कार्बनिक मृदाएं, जिस मृदाओं में अलग से वानस्पतिक पदार्थ और भी जो विघटित पदार्थ होते हैं, ये सारी चीज़ें मिली जाती है। जैसे आपका पिट होता है, पिट आपका क्या होता है, जो जंगल में सॉइल मिलती है, ठीक है, जंगल के अंदर जो सॉइल होती है, जंगल की जो सॉइल होती है हमारी पिट कहलाती है, क्योंकि उनकी जो सॉइल होती है उसमें पेड़ के पत्ते, छिलके, ये सारी चीज़ें मिले रहते हैं उस सॉइल में, तो कार्बनिक जो आपके कुछ पदार्थ होते हैं वो मिले रहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पिट बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो सॉइल होंगी उसको हम उच्च कार्बनिक मृदाएं बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा IS प्रणाली में मृदा के मूल घटक, जो आपके बेसिक सॉइल कंपोनेंट्स है इन IS सिस्टम में, तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा है स्थूल कड़ी मृदा। तो स्थूल कड़ी मृदा में आपके किस प्रकार की मृदाएं आ जाती है? आपका बोल्डर, कोबल और बजरी साइज। तो इनकी साइज क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। जो स्थूल कड़ी मृदा में आपके बोल्डर होते हैं उनके कणों का परिमाप जो होता है गोल से कोढ़ी होता है। स्थूल कठोर चट्टान के कण होते हैं, ये औसत व्यास इनका 30 सेंटीमीटर से अधिक होता है, इसी को हम बोलते हैं बोल्डर। नेक्स्ट हमारा है कोबल। गोल से कोढ़ी, इनका जो आकार होता है गोल से कोढ़ी होता है। स्थूल कठोर चट्टान के ये कण होते हैं जिनका औसत व्यास 30 mm से तो कम, परंतु IS 80 mm चालनी पर रुक जाते हैं। इनका व्यास 30 mm से कम होता है, लेकिन जो IS 80 mm की चालनी होती है इस पर ये रुक जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कोबल। नेक्स्ट हमारा है बजरी साइज। तो बजरी की जो साइज होती है 80 mm से 4.75 mm के बीच में होती है। संकेत चिन्ह इनका G से हम इसको डिनोट करते हैं। जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल बोलते हैं इसको। गोल से कोढ़ी इनका जो आकार होता है। स्थूल कठोर चट्टान के कण होते हैं जो IS 80 mm की चालनी से तो छन कर निकल जाते हैं, परंतु IS 4.75 mm चालनी पर ये रुक जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेवल। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं स्थूल के लिए आपका 80 mm से 20 mm तक साइज है जो ग्रेवल की है। स्थूल अगर होगा उसमें कोर्स होगा तो 80 mm से 20 mm तक होगा। सूक्ष्म होगा तो फाइन है तो 425 से आपका 75 तक है, और मीडियम है तो 20 से 4.75 mm के बीच में है। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं इनके। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म कड़ी मृदा। तो सूक्ष्म कड़ी मृदा में क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका है बालू की साइज। तो बालू की साइज आपकी कितनी होगी? 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक होगी। संकेत इसको हम S से डिनोट करते हैं। गोल से कोढ़ी इनका आकार होगा। स्थूल कठोर चट्टान के कण होते हैं जो 4.75 mm चालनी से तो छनकर निकल जाते हैं, परंतु 75 माइक्रोन की चालनी पर ये रुक जाते हैं, तो ये हमारी कहलाते हैं सैंड। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं आपका कोर्स, फाइन, मीडियम। तो कोर्स सैंड आपका इसका साइज क्या होगा? 4.75 mm से 2 mm तक के बीच में होगा। फाइन जो आपका मीडियम है, मीडियम के लिए 2 mm से 425 माइक्रोन तक के लिए होगा। और जो आपका सूक्ष्म है ये मीडियम के लिए होगी, ये फाइन है 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक का जो आपका होगा वो हमारा जो फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सिल्ट। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं। इनका संकेत आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनका जो चिन्ह है वो पूछा जाता है किससे हम किसको डिनोट करते हैं। तो सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं। 75 माइक्रोन से सूक्ष्म कण थोड़े से सुगट्टे अथवा बिल्कुल असुगट्टे होते हैं। 75 माइक्रोन से जो छोटे कण होते हैं वो हमारे सिल्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृत्तिका। तो इसको हम C से, क्ले को हम C से डिनोट करते हैं, और इनका कण जो होता है 75 माइक्रोन से कम परिमाप के होते हैं। जल की विशेष मात्रा पर सुगठता का गुण ये दर्शाते हैं। जल की अगर विशेष मात्रा है तो ये प्लास्टिसिटी का गुण ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बनिक पदार्थ। तो इसको हम O से डिनोट करते हैं। वो हमारा क्या है? ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको हम O से डिनोट करते हैं। विभिन्न परिमाप एवं अपक्षरण की स्थिति के कार्बनिक पदार्थ ये होते हैं। तो किससे किसको डिनोट करते हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट आपका क्या होता है? सुगठता चार्ट क्या होता है? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। महीन कण वाली मृदाओं का वर्गीकरण कैसा ग्रांडे के सुगठता चार्ट के आधार पर किया जाता है। जो महीन कण वाली मृदाएं होती हैं उनका वर्गीकरण हम कैसा ग्रांडे के सुगठता चार्ट पर करते हैं। इसके लिए पहले मृदा का
द्रव सीमा व सुगठित सीमा ज्ञात की जाती है। द्रव सीमा में से सुगठित सीमा घटाकर सुगठितता सूचकांक ज्ञात किया जाता है। तो जो आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है वो हम पहले भी पढ़े कि लिक्विड लिमिट से हम प्लास्टिक लिमिट को माइनस करेंगे और इस यही हमारा क्या होगा, इनका अंतर जो होगा वो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। तो सुगठितता चार्ट में x अक्ष पर द्रव सीमा एवं y अक्ष पर सुगठितता सूचकांक के मान लिए गए हैं। तो द्रव सीमा सुगठित सीमा हम ज्ञात करके उनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यहाँ पर ये चार्ट आपका बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और इस चार्ट पे इधर लिक्विड लिमिट दर्शाया गया, इधर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो जो द्रव सीमा हम ज्ञात किए रहते हैं, कितनी द्रव सीमा किसकी है, 10 है, 20 है, 30 है, क्या है, ये 35 यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लाइन है आपकी 35 पर है द्रव सीमा, और इधर भी आपका ये आपका 30 तक गया है। जो इधर प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसका हमारा 30 है। और इसके बीच में कौन कौन सी मृदाएं होती है, ml, mi, ol, oi, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसको हम बोलते क्या है। ये आपका ऐसे पूछ लेता है कि आपका ये शॉर्ट फॉर्म है, कौन सी सवाल है, इसको हम क्या बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे। ये आपका Cl है, ये इधर आपका Cl है, ये आपका Wl, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिक्विड लिमिट होगा इनका 35 होगा। ये 35 के बीच में लिक्विड लिमिट हमारी कितनी है, 30 से 40 यानी कि 35 पर है ये। और इसकी लिक्विड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यहाँ पर दिखाया गया इसका लिक्विड लिमिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं और उसके बाद हम उसका डिफरेंस लेकर प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर CH, आपका CH क्या होता है, ये भी आपका इसका भी फुल फॉर्म अभी बताया जाएगा। ये आपकी MH एंड OH। तो यहाँ से आपका इनके बीच में जो होती है सॉइल, जिनकी लिक्विड लिमिट इतनी होगी वो आपकी MH एंड OH होंगी। इसी प्रकार से आपको बताई गई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, पूरा इनका चार्ट है। इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी A वाली लाइन है, यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये डिटेल में क्या होता है, MH, OH, MI, OI, इसको हम क्या बोलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए संकेत आपका एक तरफ दिया गया है, मृदा का विवरण दिया गया है, और किसको किससे डिनोट करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका कुछ चीज़ें दे देगा, Cl, CH, ml, OI, ये आपका क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल बताना होगा। तो देखिए Cl आपका बहुत ही ईजी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। Cl आपका क्या है, निम्न सुगठितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका। C हमारा क्या होता है, C फॉर क्ले, और L फॉर आपका लो प्लास्टिसिटी को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, C क्ले है, लो प्लास्टिसिटी है, तो निम्न सुगठितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका इसको हम बोलते हैं। Ci आपका क्या होगा, C से तो क्ले ही होगा, I आपका मीडियम को डिनोट करेगा, तो मध्यम सुगठितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका होगी। CH आपका क्या होगा, उच्च सुगठित, H आपका हाई को डिनोट करता है, तो उच्च सुगठितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका। यानी कि जो आपका C के साथ लगा हुआ है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि सुगठितता को हम डिनोट कर रहे हैं। C में हमारा क्या होता है, प्लास्टिसिटी होती है क्ले में, और यहाँ से लो आपका लो प्लास्टिसिटी, I आपका मीडियम प्लास्टिसिटी, और H आपका हाई प्लास्टिसिटी को डिनोट कर रहा है। यानी कि ये कम सुगठितता वाली आपकी मृत्तिका है, आपकी मध्यम सुगठितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका है, अकार्बनिक भी याद रखेंगे आप, और ये आपकी उच्च सुगठितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका है। तो ये आपका हो गया Cl, Ci और CH। अब हम देखेंगे यम क्या होता है। तो यम आपका क्या है, यम सिल्ट को हम यम से डिनोट करते हैं, पहले भी आपको बताया गया। तो यम यल का होगा, ये आपकी लो कंप्रेसिबिलिटी होगी। जो आपका सिल्ट में होगा वो कंप्रेसिबिलिटी होगी। सिल्ट में आपका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर यम यल है, तो निम्न संपीड़ितता वाली आपकी अकार्बनिक सिल्ट होगी। लो आपका लो कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है, यम आपका सिल्ट को। ओ यल आपका क्या होगा, वो आपका अकार्बनिक, आपका पहले ही बताया गया कि यहाँ पर होती है। तो निम्न संपीड़ितता वाली ये कार्बनिक सिल्ट हो जाएगी। वो आपका OL आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक को डिनोट करता है, और लो आपका लो प्लास्टिसिटी को डिनोट करेगा। तो OL आपका क्या हो जाएगा, निम्न संपीड़ितता वाली कार्बनिक सिल्ट। MI आपका क्या होगा, ML आपका देखिए लो प्लास्टिसिटी था, I आपका क्या होगा, मीडियम प्लास्टिसिटी होगा। तो मध्यम संपीड़ितता वाली कार्बनिक सिल्ट। OI आपका क्या हो गया, वो आपका कार्बनिक को डिनोट कर रहा है, I आपका मीडियम को। तो ये भी हो जाएगा मध्यम संपीड़ितता वाली कार्बनिक सिल्ट। देखिए जो यम के साथ लगा हुआ है, यम के साथ लगा हो तो इसको हम अकार्बनिक बोलेंगे, और ओ के साथ लगा हुआ है तो उसको हम कार्बनिक बोलेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यम यल है तो निम्न संपीड़ितता वाली अकार्बनिक सिल्ट, लेकिन यम आई है तो मध्यम संपीड़ितता वाली आपका देख रहे हैं अकार्बनिक सिल्ट। यहाँ पर अकार्बनिक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ओ के साथ अगर है तो इसको हम कार्बनिक सिल्ट तो प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक हम ऑर्गेनिक प्रयोग करेंगे। ओ एल आपका क्या है, निम्न संपीड़ितता वाली कार्बनिक सिल्ट। ओ आई आपका क्या है, निम्न संपीड़ितता वाली कार्बनिक मध्यम संपीड़ितता वाली कार्बनिक सिल्ट। यम एच आपका क्या है, ये हाई हो जाएगा, ये भी हाई होगा, लेकिन ये आपका यम के साथ है तो इसको अकार्बनिक बोलेंगे और इसको हम कार्बनिक बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। यम एच आपका क्या है, उच्च संपीड़ितता वाली अकार्बनिक सिल्ट, और ओ एच आपका क्या है, उच्च संपीड़ितता वाली कार्बनिक सिल्ट। तो आपको ध्यान क्या देना है, Cl, Ci, CH है। इसमें अगर C के साथ लगा हुआ है तो C आपका क्ले है, क्ले में आपकी प्लास्टिसिटी होती है, तो इसमें लो, मीडियम और हाई। तो इसमें आपका क्या होगा, अकार्बनिक ही होगा,
इसमें कार्बनिक कुछ नहीं होगा, अकार्बनिक होगा, लो हाई और मीडियम होगा, और इसमें प्लास्टिसिटी होगी। और ये हमारा क्ले है। यम के साथ अगर कुछ लगा हो, Ml है, Mi है और MH है, तो ये हमारी क्या होगी, ये भी हमारी अकार्बनिक होगी और इसमें कंप्रेसिबिलिटी होगा, और ये आपका सिल्ट होता है। OL, OI, OH है, तो ये भी आपका कंप्रेसिबिलिटी है, सिल्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बनिक होगी, वो आपका ऑर्गेनिक को डिनोट करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, संकेत दे दिया जाता है, इसके बारे में डिटेल बताना होता है, या फिर ये डिटेल दे दिया जाएगा और ये संकेत आपको बताना होता है। नेक्स्ट हमारा जो एक टॉपिक है मृदाओं की स्थलीय पहचान। तो ये आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, बस इसका नाम आप याद रखेंगे कि स्थलीय पहचान हम कैसे कैसे करते हैं। मृदाओं की स्थलीय पहचान के कुछ प्रमुख परीक्षण हैं, इसके टेस्ट है। पहला आपका दृष्टि परीक्षण होता है, यानी कि देख के हम उसको जनरली बता सकते हैं। वेट मैनिपुलेटेड सामर्थ्य परीक्षण, धागा परीक्षण, डायलेटेंसी परीक्षण और शुष्क सामर्थ्य परीक्षण। तो ये कुछ टेस्ट है जिसके द्वारा हम मृदाओं का फील्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, स्थलीय परीक्षण कर सकते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड थे। एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका हम रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।